सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसको ताम्र पाषाण युग में चले जाते हैं। यानी आप टोटल जितना आपका बेनिफिट है उस टोटल बेनिफिट का आप सिर्फ और सिर्फ कितना 7.5% ही डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पेमेंट की जा रही है वह इलेक्टोरल बॉन्ड का टोटल पेमेंट का रिबेट भी इनकम टैक्स में नहीं दिया जाएगा। टॉर्चर किया जाए, किस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को उसको हरास किया जाए, उसको मेंटली तरीके से प्रेशराइज किया जाए, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का धौंस दिखाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारत देश में पूरे व्यापक लेवल पर एक स्कैम किया गया। जब आप किसी भी पेमेंट का लेन देन केवाईसी के थ्रू करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप केवाईसी करना यानी फिंगरप्रिंट आपका लगा होगा या आधार कार्ड से कनेक्टेड है वो डेटा, यानी आपने डिजिटल डेटा का यूज किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वायलेशन किया, हमारे कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है। अंडर आर्टिकल्स 141, 142, 143 जुडिशरी के जितने पावर है सबका वायलेशन हुआ है। वह किस प्रकार की फंडिंग है इसके बारे में कहीं कोई डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। नॉर्मल पीपल्स ने दिया है, कॉर्पोरेट घराने ने दिया है, सामान्य राजनीतिक व्यक्ति ने दिया है, या कोई ईडी और सीबीआई के धौंस के डर से देने वाला व्यक्ति है, या टेरिटल फंडिंग की गई है, यह भारत देश में किसी के पास इसका कोई डेटा अभी तक नहीं है। आज मैं बहुत बड़ी केस को लेकर के जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट के केस का जजमेंट का अवहेलना किया है, जो 15 फेब 2024 को जजमेंट ऑनरेबल सीजीआई की 5 बेंच ने दिया था, उसका उन्होंने 6 मार्च तक में उनके पूरे डिटेल्स जितने भी थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जितने भी चीज़ें परचेजिंग की गई थी उन सारे बायर्स का डिटेल देना आवश्यक था, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 6 मार्च की डेट तक उन्होंने नहीं भेजा, जिसके आधार पर उनके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन का मामला बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके लिए क्या क्या तैयारियां की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले अर्थात 4 फेब को उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन ले आकर के फाइल करते हैं और उस एप्लीकेशंस में वो स्पष्टीकरण करते हैं कि हमें 30 जून तक का टाइम चाहिए। हम आप सबसे माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आपने जब आपको 20 दिन तक का आपको टाइम दिया गया था, उस 20 दिन में आपने क्या किया है उसको आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जब डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा ब्रांचेस के मामले में बैंक है, इसके साथ में विश्व का सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में आप आते हो, तो फिर आपके पास डिजिटल डेटा ये क्यों नहीं है। पॉइंट नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे डेटा डिजिटल हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसको ताम्र पाषाण युग में चले जाते हैं और ताम्र विधि के आधार पर लिखते हैं। मुझे लगता है मैनुअल तरीके से वो किया गया काम है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है। डिजिटल युग में, डिजिटलाइजेशन के युग में इतने बड़े डेटास को आप छुपा करके भारत देश में जो पूरे वर्ल्ड के में फेमस एक बहुत बड़ा बैंक है, जो कि ऐसा माना जाता है कि लोग ब्लैक मनी ले जा करके स्विस बैंक में रखते हैं, तो भारत का एक बहुत बड़ा स्विस बैंक खुल गया है जिसका नाम अभी करंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए और जनता को ऐसा समझना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भी भारत देश और विदेश के जितने भी लोग हैं जिनके पास पर्याप्त तरीके से वहां पर मनी जाके जमा होती है, जिनकी डिटेल सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास होती है। इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस में जो टोटल पेमेंट हुआ है डिजिटलाइजेशन के युग में, वो सारा का सारा डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, और दूसरा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के पास है, तीसरा जो भारत देश की रूलिंग पार्टी है उसके पास है, और इसके अलावा यह डेटा किसी के पास में नहीं है। पॉइंट नंबर 5, आरटीआई के दायरे में भारत देश का इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लगता है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड में यह प्रोसेस नहीं ले रहा है, यानी आरटीआई के दायरे में आपको यह डेटा नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और इसके साथ में आरबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने, तीनों भारत देश की जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उन्हें जब इनवैलिड घोषित कर दिया आपको, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया है? आपने क्यों उसको बंद क्यों नहीं किया इलेक्टोरल बॉन्ड को? फिर इसके साथ में पॉइंट नंबर 8, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2018 के पहले यह पूरा का पूरा अरुण जेटली
भारत देश के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इस मामले को लेकर के 2017 में एक एक्ट लाया। 2018 में यह टोटल जितना आपका बेनिफिट था, उस बेनिफिट का सिर्फ और सिर्फ आप 25,000 के आसपास में आप पेमेंट कर सकते थे, पर इसकी लिमिट ऐसे ही एक्सीड की गई 7.5, यानी आप टोटल जितना आपका बेनिफिट है उस टोटल बेनिफिट का आप सिर्फ और सिर्फ कितना 7.5% ही डोनेट कर सकते हैं। पर इन्होंने 2018 के बाद 2019 के आसपास में इस लिमिट को ही पूरी खत्म कर दिया, और इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा फायदा बीजेपी या बड़ी रूलिंग पार्टीज को मिले करंट को, इसको लेकर के 1% जो व्यक्ति जो पार्टी टोटल भारत देश की वोट पाता है या उस राज्य की टोटल वोट्स में पाता है, उस व्यक्ति को ही इलेक्टोरल बॉन्ड की क्राइटेरिया में जो चीजें कंडीशंस रखी गई है उसके साथ में वो पेमेंट फुलफिल करेगा, आइदर वो एलिजिबल नहीं होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 9, आरटीआई के दायरे में नहीं आना ये कोई बात नहीं है, इसके साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पेमेंट की जा रही है वह इलेक्टोरल बॉन्ड का टोटल पेमेंट का रिबेट भी इनकम टैक्स में नहीं दिया जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति 10 रुपए भी यदि किसी व्यक्ति को देता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट चाहिए। तो इस समय पर इसकी लिमिट को बढ़ा करके 1000 से लेकर के करोड़ों रुपए तक का बना दिया गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक बैंक एथराइज किया गया, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत देश की डेटा को अपनी 29 भारत देश की विभिन्न ब्रांचों के माध्यम से इन्होंने पूरे डेटा को कलेक्ट करके रखा और उसकी वैलिडिटी 15 डेज की रख दी। वो सीधा पैसा किसके पास जाता था? बीजेपी जैसी या और जो भारत देश की पार्टीज हैं, पर सबसे ज्यादा लगभग 16,000 करोड़ के आसपास में ये टोटल पेमेंट जो गया वो बीजेपी एक स्पेशल जो भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास गया। और उस डेटा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक उस डेटा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कोई भी सबमिशन नहीं दिया कि आप उस डेटा को मेरे पास भी भेजिए, क्योंकि 13 फेब को इस पूरे डेटा को इलेक्शन कमीशन की पोर्टल पर अपलोड भी करना है। 6 ध्यान रखना कि 6 फेब तक में सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है और इसके साथ में 13 फेब तक में इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने पोर्टल में जमा करना, मतलब उसको सार्वजनिक करना है, पोर्टल में अपलोड करना है, पर यह भी नहीं किया। इससे यह प्रतीत हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह तो दिया सारी बातों को, पर इनका भी कहीं ना कहीं पूरा उसमें हाथ है। इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके साथ में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, करंट रूलिंग पार्टी है, ये तीनों मिल करके भारत देश में बड़ी बड़ी ईडी और सीबीआई का बड़ा धौंस दिखा करके किस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को टॉर्चर किया जाए, किस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को उसको हरास किया जाए, उसको मेंटली तरीके से प्रेशराइज किया जाए, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का धौंस दिखाया। और वो लोग डर करके थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड डायरेक्ट पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थ्रू उस स्पेसिफिक पार्टी को दिया, और वो स्पेसिफिक पार्टी ने सीधा का सीधा बीजेपी जो भारत देश की जो पार्टी बड़ी पार्टी रूलिंग पार्टी थी, उस पार्टी ने जो हमारा ईडी और सीबीआई है उसको रोका, जिसका उदाहरण बहुत सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से आपने देखा है। किसी ने 100 करोड़ दिया, किसी ने 200 करोड़ दिया, किसी ने 150 करोड़ दिया, किसी ने 50 करोड़ दिया, किसी ने 10 रुपए दिया, या मतलब मिनिमम 1000 रुपीज, मैंने छोटा अमाउंट बोला। तो इस तरह से सब लोगों को धौंस दिखा करके बीजेपी एक पूरे भारत देश को पूरे पेमेंट को लेकर के अपने पूरे जो उनका खुद का फाइनेंशियल अकाउंट था उस अकाउंट में पैसा लेती रही, और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जो भी भारत देश की बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी, इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है, ध्यान रखना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 2-3 पार्टियों का रेजिग्नेशन को लेकर के 2 फाड़ कर दिया, उसका भी ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारत देश में पूरे व्यापक लेवल पर एक स्कैम किया गया, जिसको लेकर के हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन से फाइल किया, जिसमें 2 कंटेम्प्ट पिटीशन है, एक एडीआर की है और एक मेरी है। उसके माध्यम से कल यानी टुमारो यह मैटर ऑनरेबल सीजीआई के बेंच में यह लग गया है। 5 बेंच इसमें सुनवाई कर रही है, जिसमें सेकंड सीजीआई भी है, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब भी, ऑनरेबल देवल चंद्रचूड़ साहब भी हैं। सर पिटीशन में क्या मांग की गई?
पिटीशन में हमारी 3 बहुत मुख्य प्रेयर हैं। पहला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिस डिजिटल डेटा की अभी तो उसमें हम बात कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं, इसके साथ में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है लगभग 250 से 300 पन्ने का है। उस जजमेंट में उन्होंने स्पष्ट लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि हमने जितना पेमेंट किया केवाईसी के थ्रू किया है। मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली बोल रहा हूँ, जब आप किसी भी पेमेंट का लेन देन केवाईसी के थ्रू करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप केवाईसी करना यानी फिंगरप्रिंट आपका लगा होगा या आधार कार्ड से कनेक्टेड है वो डेटा, यानी आपने डिजिटल डेटा का यूज किया है। यू डिड नॉट प्रोड्यूस the entire documents which is the taken by the State Bank of India for any particular buyer or borrowers। तो ये चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस डिजिटल डेटा को क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किया। जितना डिजिटल डेटा था उसको पेश करना चाहिए था। फिजिकल डेटा जितना इलेक्ट्रोल्स बॉन्ड का है उसको भी करने की आवश्यकता है, पर इन्होंने नहीं किया। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी बोला है कि यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास यह डेटा नहीं अवेलेबल हो पाता है, फिजिकली उनको काउंट करने में उनको टाइम लगता है, तो वो सारा का सारा एक काम करे, पूरा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड, सारे वकील बैठेंगे और ऑनरेबल सीजीआई के फ्रंट में रख करके ये सारा का सारा डेटा हम लोग पूरा काउंट करा लेंगे। ये हमने उनको अपॉर्चुनिटीज भी एक दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह भी हम लोगों ने बोला है प्रेयर्स मतलब ग्राउंड्स में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वायलेशन किया, हमारे कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है। अंडर आर्टिकल्स 141, 142, 143 जुडिशरी के जितने पावर है सबका वायलेशन हुआ है। स्टेट बैंक भारत देश की 1935 का जो स्पेशल सेक्शन है उसका उन्होंने वायलेशन किया है। इसके साथ में जो छोटी पार्टीज हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलता है, बड़ी पार्टी सीधा फंडिंग ले रही है पूरे भारत देश में, वह किस प्रकार की फंडिंग है इसके बारे में कहीं कोई डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। नॉर्मल पीपल्स ने दिया है, कॉर्पोरेट घराने ने दिया है, सामान्य राजनीतिक व्यक्ति ने दिया है, या कोई ईडी और सीबीआई के धौंस के डर से देने वाला व्यक्ति है, या टेरिटल फंडिंग की गई है, यह भारत देश में किसी के पास इसका कोई डेटा अभी तक नहीं है। तो इसके माध्यम से आर्टिकल 19(1)(a) का एक कंप्लीट वायलेशन हुआ है, जिसका हम लोगों ने बोला है कि इसलिए इस फंडिंग कौन कौन व्यक्ति ने बीजेपी को दिया है, कौन कौन व्यक्ति ने किस किस पार्टी को दिया है, उसका पूरा डिटेल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। इसको लेकर के ऑनरेबल सीजीआई से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। ऑनरेबल सीजीआई ने थ्रू मेल्स में उनको कन्वर्सेशन किया और इस मैटर को अर्जेंट लिस्टिंग के साथ में कल के मैटर में 301 और 302 आइटम नंबर 1 आइटम नंबर 2 लिस्टेड कर दिया गया है। ठीक, एडीआर है, ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी पिटीशन है। इसके साथ में हम लोगों ने यह भी ग्राउंड में बोला है कि कारपोरेट के जो सेक्शंस हैं, कारपोरेट सेक्शन होता है, इसके साथ में कंपनी लॉ सेक्शंस है जिसमें लिमिट की गई थी किसी स्पेसिफिक घराने को लेकर के, कोई कारपोरेट घराना पूरा भारत देश में कितना, भारत देश की जो स्पेशल रूलिंग पार्टी अभी चल रही है, जो भारत देश में स्टेट में है, उन पार्टीज को कितना दिया पैसा और उसके बदले में उसको क्या गिफ्ट दिया गया है, किस भारत देश की संपत्ति को बेचा गया, या ईडी सीबीआई के धौंस से वह किस तरह से भारत देश से बाहर आया है, यानी उससे अपने आप को बचाने की कोशिश किया है। इन सारी चीजों को लेकर के हमने आप लोगों को आज बुलाया था। ये सारे मेरे ग्राउंड्स होंगे। कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनको मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में ही मेंशन करना उचित समझूंगा। ध्यान रखना है कि रिट पिटीशन नंबर 880/2017 थी, जिसका ऑर्डर हो चुका था, उसी का हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था। मेरी कंटेम्प्ट पिटीशन थी 11, आप लोग ऑर्डर में भी देखेंगे 11296, उसको भी मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं पूरे देश के माध्यम से। और हमारे पहले केडीआर की है, यानी 301 302 दो पिटीशंस लगी हैं। ध्यान रखना यह भी आवश्यक है कि हमारी जो प्रेयर है, आप लोगों के माध्यम से किसी ने हमसे पूछा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इमीडिएट जो उसका चेयरपर्सन है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस व्यक्ति ने छुपाने की कोशिश किया है उसको इमीडिएट कस्टडी में भेजा जाना चाहिए। और सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड जहां पर 29 ब्रांचेस, खासकर मुंबई में ज्यादा इसका काम हुआ है, जहां पर जिस लेवल पर हुआ है वहां पर सीधा आए और वो सारे डेटास को फिजिकली ही लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट कराएं। सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम लोगों को, हमारे जैसे वकील बहुत सारे हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में वो सारे लोग खुद काउंट कर लेंगे। और स्टेट बैंक इससे कह करके नहीं बाज आनी चाहिए कि वह इस चीज को लेकर के नहीं करना चाहती है, उसको टाइम टेकिंग चाहिए। कब तक का? 30 जून का। 30 जून ही क्यों चाहिए?
आपने 1 दिन नहीं लिया, आपने 2 दिन नहीं लिया, आपने 5 दिन नहीं लिया, आपने 20 दिन जो पहले बीत गया उसको नहीं बताया, आपने क्या एक्शंस लिया है, क्या मैन पावर लगाया आपने सीधा का सीधा 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसका जब रिजल्ट आ जाएगा या चुनाव हो जाएगा वहां तक की डेट लिया है। आपने मैनिपुलेट किया, कोर्ट को भी कोर्ट किए, इसके साथ में आप कंटेम्प्ट के वायलेशन का अंडर्स में आप आते हैं, आप कोर्ट के जितने भी लॉज होते हैं उसका करते हैं। आपने स्टेट बैंक का जो रजिग्नेशन मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है 1935 का 56 का बैंकिंग एक्ट है, आप लोग पढ़ेंगे कभी, उसके साथ में 75 का एक्ट है, 72 का एक्ट है, इसके साथ में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं 2002 के आसपास में सेंचुरीज में। ये सारे अमेंडमेंट का कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें यह स्टेट बैंक के उसमें लिखा गया है उसके बैलेज में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर इंडियाज के जुडिक्शंस में हर काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गाइडलाइन है उनको मानने के लिए बाध्य होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट से और विधानसभा लेवल पर जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन मॉनिटरिंग के लिए बनाए जाएंगे उसको भी फॉलो करना एसबीआई की जिम्मेदारी, जवाबदेही दोनों होगी। साथ में यह भी है कि कुछ भी गड़बड़ियां पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए सर्वोच्च है और वो कोई भी निर्णय ले सकता है। अब वह दिन आ चुका है जब कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 5 बेंच इसमें बैठ करके निर्णय लेंगी। इसी के साथ में सारा का सारा डेटा जो नंबर आपसे अमाउंट है करोड़ रुपए वाले जो मैंने आप लोगों को डेटा दिया है, बोला है करोड़ रुपए की जो फंडिंग की गई है सबसे ज्यादा 99% है, यानी 1000 से लेकर के जो करोड़ रुपए तक की फंडिंग की मैंने बात किया तो 1500 वाले कम लोग हैं, यानी 1000, 10,000, 20,000 वाले कम है, सबसे ज्यादा किसके हैं, करोड़ों वाले लोग ज्यादा हैं। तो यह फंडिंग सबसे ज्यादा एक स्पेशल पार्टी को गया है, वो कौन है मैंने आप लोगों के माध्यम से बताया है, ब्रीफ भी किया है और उसके 4-5 प्रमुख कारण थे। पर 2024 का चुनाव भारत देश में मंडरा रहा है, अप्रैल में चुनाव होने वाला है, आप सारे लोग जानते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि चुनाव जब भारत देश के सामने पर खड़ा है और आप लोगों को आर्टिकल 324 से लेकर के सारे इलेक्शंस के बारे में आप लोग सारे लोग जानते हैं, जहां पर भारत देश की लगभग चुनाव आयोग तैयारियां सब जगह शुरू कर दिया है, तो हमारे जैसे आम नागरिकों को, आम जनता को कम ही समय मिलता है कि हम किसी राजनेता, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में उसका परसेप्शन बना पाएं या तय कर पाएं। बहुत कम शॉर्ट समय में लोगों को और जनता को इतना जानने में समय लगता है कि वो किस प्रकार से किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाइड कर पाएगा कि वह फला व्यक्ति जो किसी पार्टी विशेष का कैंडिडेट है उसने देश के साथ में किस प्रकार से फंडिंग लिया, पॉइंट नंबर 1 उसका, सब पॉइंट उसका है। पॉइंट नंबर 2 इसका किस तरह से वह पेमेंट को लेकर के उस कारपोरेट घराने को क्या क्या देश की संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां, प्राइवेट संपत्तियां या स्पेशल तरीके से किस किस तरह से उनको फंडिंग करके उनके फंडिंग के माध्यम से देश की प्रॉपर्टीज को दिया गया या उनको नए टेंडर्स दिए गए या उनको सरकारी संपत्तियों का किसी पार्ट में शेयर दिया गया, वो क्या क्या किया गया, यह देश की जनता का जानने का विषय है। इसी के साथ में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो, इसके लिए भी यह जनता को जानना आवश्यक है। इसके साथ में भारत देश के 140 करोड़ से ऊपर की जो जनता है उन सबको यह जानने का राइट्स है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू किस व्यक्ति का चुनाव कंडक्ट होगा अप्रैल में, उसको कम समय में वह व्यक्ति कैसे समझ पाए। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत देश को गुमराह किया है, इसके लिए भी इनके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। यह हमारी प्रेयर में सारी चीजें हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।